नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में बंद है। बंद का मतलब आज भारत बंद का आह्वान था। भारत बंद का आह्वान किसी एक राजनीतिक दल के द्वारा नहीं था, बल्कि उन तमाम लोगों के संगठनों के द्वारा मिलजुल कर किया गया था जो इस बात से बेहद नाराज हैं, आक्रोशित हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के संदर्भ में एक फैसला दिया। 1 अगस्त 2024 को 7 सदस्यीय पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की। उस पीठ ने अपने ही कोर्ट के द्वारा पूर्व में दिए गए फैसले को बदल दिया। 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आरक्षण में आरक्षण नहीं हो सकता, मतलब कोटे में कोटा नहीं हो सकता। पर 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ इस नतीजे पर पहुंची कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनको पुनः आरक्षण दिए जाने के संदर्भ में विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ इस प्रकार का था कि राज्य सरकारों को अधिकार है कि वो वंचित वर्ग की पहचान करते हुए उनके लिए आरक्षण व्यवस्था में आरक्षण सुनिश्चित कर सके। इस संदर्भ में शुरुआत में तमाम राजनीतिक दलों ने स्वागत के स्वर निकाले कि बहुत अच्छा फैसला है, इससे जो वस्तुतः वंचित लोग हैं उनको मौका मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में लाने के अवसर मिलेंगे। फैसला यह भी था कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं उनकी पहचान की जाए और उनको इस आरक्षण व्यवस्था से बाहर निकाला जाए, जैसे पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में व्यवस्थाएं हैं। पर शुरुआती तौर पर इसका स्वागत करने वालों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, चाहे सिद्धारमैया हो। तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड जैसे एनडीए के घटक दलों ने भी इस फैसले का स्वागत किया था। भारतीय जनता पार्टी को भी लगा था कि एक बेहतर फैसला है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ दलित और आदिवासी नेता इस फैसले के खिलाफ मुखर होते हुए दिखाई दिए। मामला संजीदा तब हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 100 से अधिक सांसदों ने इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात 9 अगस्त को की और उनसे यह आग्रह किया कि यह फैसला क्रियान्वित नहीं होना चाहिए। यह फैसला दलितों और आदिवासियों के अधिकारों पर चोट करने वाला है। वह वर्ग अभी भी समाज में मुख्य स्थान पर नहीं पहुंचा है और ऐसा फैसला क्रियान्वित होने से उस वर्ग के उन्नयन में निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा। मामले की संजीदगी को देखते हुए मोदी मंत्रिमंडल ने फैसला ले लिया और स्पष्ट तौर पर सरकार के द्वारा कह दिया गया कि हम इस फैसले को क्रियान्वित करने नहीं जा रहे हैं। पर इसके बावजूद भी पिछले कुछ समय से देश में एक वातावरण ऐसा बना हुआ है जिसमें यह संदेह के घेरे में मोदी सरकार को लाया हुआ है कि आरक्षण के खिलाफ कुछ करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है। और ऐसी आशंकाओं के बीच में तमाम संगठनों के द्वारा आज इस बंद का आह्वान किया गया। बंद पूरे भारत को करने के संदर्भ में था, प्रभाव आंशिक रूप से रहा। जहां पर इस वर्ग के लोगों की उपस्थिति बहुतायत में, वहां पर निश्चित रूप से बंद प्रभावी रहा। बड़े शहर कमोबेश अप्रभावी दिखे इस आह्वान से, लेकिन इसके बावजूद भी यह विषय बातचीत के केंद्र में आ गया। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस आरक्षण की व्यवस्था को संविधान में 10 साल के लिए लाया गया था, वह आज 75 साल बीत जाने के बाद भी क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी है। और आन ही नहीं पड़ी है बल्कि उसमें और विस्तार की बात हो रही है। जाति आधारित जनगणना को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। कुल मिलाकर देश वक्त के साथ एकजुट होने के स्थान पर विभाजित होता हुआ सा क्यों दिखाई दे रहा है। तो बंद है, बंद के दौरान हुए तमाम जगहों पर बवाल है और उनसे जुड़े हुए कई सुलगते सवाल हैं। इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दलित चिंतक गौतम राणे सागर साहब हैं, खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ देश के प्रमुख राजनीतिक दलों में शुमार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के तौर पर सुरेंद्र राजपूत जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में विधायक नीलकंठ टेकाम जी जुड़े हुए हैं। और साथ ही जब कभी ऐसे नाजुक मसले होते हैं तो खरी खरी कहने के लिए हमारे साथ में हमारे ही वरिष्ठ सहयोगी श्रवण गर्ग जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, हम सबके बेहद सम्माननीय हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौतम राणे सागर जी से करते हैं और उनसे इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों डरा हुआ है ये वर्ग जिसे हम SC ST के रूप में संबोधित करते हैं, जब भारत सरकार, मोदी सरकार कह चुकी कि इस फैसले का क्रियान्वयन नहीं करने जा रहे हैं, तो अभी बंद का आह्वान किस आशंका के चलते और किन मांगों के चलते, थोड़ा रोशनी देंगे राणे साहब। तो जिस संदर्भित बहस को आपने आमंत्रित किया है
पहले तो एक तो इको हो रहा है, ये अगर ठीक हो सके तो देख लें। आपने ये कहा कि 5 से 10 साल के लिए लागू किया गया था ये रिजर्वेशन की व्यवस्था, इसमें थोड़ा सा संशोधन हम करना चाहें। ये जो रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, जो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, उसको 10 साल के लिए लागू किया गया था। उसको तब तक लागू रखने की बात हुई थी जब तक पूरी तरह से प्रतिनिधित्व तो हर जगह और हर स्थान पे प्रसिद्ध हो जाए। 10 साल की जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए हुई। जो हमारे विधायिका में आते हैं, पार्लियामेंट चुने जाते हैं, वहां 10 साल के लिए प्रोविजन था, ये प्रोविजन नहीं। सरकार जो चयनित होकर के जाती है वो मैंडेट से जाती है, जनादेश के आधार पे जाती है। ये अलग बात है कि चुनाव कितने पारदर्शी हुए कितने नहीं पारदर्शी हुए हैं, वो विषय वस्तु आज आपने रखा नहीं तो हम उस पर जाना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन उसे हर 5वें साल अगर पूरी गवर्नमेंट ने अपना कार्यकाल पूरा किया है तो हर 5वें साल जनादेश लेने आना पड़ता है। उस जनादेश के आधार पे वो सरकार बनाती है। दूसरा, हमारे यहाँ जो पब्लिक सर्वेंट हैं जिनको आज नया नाम दे दिया गया है ब्यूरोक्रेसी, उस पर हमें आपत्ति है कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी नहीं है और संविधान में कहीं भी कोई इस तरह का वर्णन नहीं किया गया है जिसमें ब्यूरोक्रेसी शब्द लाया गया है। वो उसमें भी पब्लिक सर्वेंट कहा गया है, उसका भी चयन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होता है। जब छोटे कोर्ट पे हम आते हैं तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल के जरिए आता है या फिर HJS हायर जुडिशियल सर्विसेज के जरिए उनके अपॉइंटमेंट होते हैं। लेकिन बड़े ताजुब की बात है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनके जो चयन की प्रक्रिया है उतनी विचित्र भी है कि कल्पना से परे है। लोकतंत्र में ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एक ऐसी संस्था आ जाए जो संविधान में कहीं कोलिजियम सिस्टम का उल्लेख ही नहीं किया गया है और वो संस्था संविधान की व्याख्या करे? तो जाहिर सी बात है जो असंवैधानिक संस्था है जब संविधान की व्याख्या करेगी तो जाहिर सी बात है संविधान की मंशा के अनुरूप वो व्याख्या नहीं कर सकती। आज आप देखे होंगे चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसलिए नहीं है कि उनमें कोई मेधा है, उनकी कोई योग्यता है। अगर उनके लंबे समय तक 1978 से लेकर के 85 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे होते और एक जज AS आनंद आदर सेन आनंद के ऊपर न होता तो आदर सेन आनंद कभी भी चंद्रचूड़ को DY चंद्रचूड़ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को कभी भी जज न नियुक्त करते। तो ये जो प्रक्रिया है उतनी विचित्र भी है, दुनिया के किसी भी देश में ऐसी प्रक्रिया नहीं है। ये लगता है कि कबीलाई संस्कृति यहाँ आ गई है, पेशवाई संस्कृति आ गई है। संस्कृति आ गई है। विचित्र सी बात है कि अपने एक और जजमेंट में बेलायम ख्यालात जाहिर है अपने आदेश में, बड़ा विचित्र सा लगता है। अपने ही निर्णय को पलटती है। ये उन्होंने ये कहा कि इसमें ये होमोजीनियस सोसाइटी है, इसमें तब्दीली नहीं आ सकती। इस समय उन्होंने करेक्ट किया है, लेकिन इससे पहले वो ये कह चुकी थी कि जो बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो यही नहीं, इसीलिए हमें ये लग रहा कि अगर ये लोग काबिल एक व्यवस्थित प्रक्रिया के आधार पे चयनित होकर के आते तो ये आकलन होता कि जब ये कोर्ट में बैठ रहे हैं मानसिक दशा इनकी उचित है कि नहीं उचित है, अदरवाइज इतने बदलने वाले फैसले कभी नहीं होते। तो हम आज जो बंद का प्रोविजन था वो सबसे पहले इसी बात को लेके रहा है कि जो कोलिजियम सिस्टम है, असंवैधानिक सिस्टम है, उस असंवैधानिक सिस्टम को लोकतंत्र में किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जब SLP फाइल होते हैं तो कोर्ट में बैठे हुए वही जज SLP फाइल करने वाले पिटिशनर को डांटते रहते हैं, लेकिन पता नहीं जैसे ही आर्डर लिखना होता है तो आर्डर में उसके खिलाफ चले जाते हैं। तो इसलिए लगता है कि वहां बैठे हुए लोगों की मानसिक दशा हमेशा संतुलित नहीं रहती। एक संक्षिप्त हस्तक्षेप आपसे
जो कुछ आपने कहा उस पर करना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके परिचय में दलित चिंतक के साथ साथ अंबेडकरवादी भी बताया गया है। B.R. अम्बेडकर जी को आप सब भी, हम सब भी संविधान निर्माता के तौर पर व्यक्त करते हैं। उस संविधान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। अंबेडकर जी तो स्वयं जाने माने कानूनविद थे, विधिवेत्ता थे, बैरिस्टर थे। यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे नियुक्त होंगे, इसके संदर्भ में अंबेडकर जी को ध्यान नहीं था। और अंबेडकर जी के रहते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आए थे। कहीं पढ़ने लिखने में आया नहीं कि उन्होंने इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कभी कोई सवाल उठाया था। थोड़ा बताएंगे आप, या अंबेडकर जी को उतनी समझ नहीं थी क्या? मेरे नहीं, आपका प्रश्न ही गलत है। आपका प्रश्न ही गलत है। संविधान को शायद आपने पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है। इंडियन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई है वहां जी, और उसी इंडियन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब बात कही गई है वहां भी ये कहा गया है कि इनके अपॉइंट करने का एक कमीशन बनाया जाना चाहिए और ठीक उसी तरह से कमीशन बनाया जाना चाहिए जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसी यूपीएससी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल जोड़ दिया जाना चाहिए जी। जैसे स्टेट लेवल पे होता है। हमने पहले भी कहा कि स्टेट लेवल पे होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था कि संविधान चाहे जितना भी बेहतर बना दिया जाए, अगर उसको लागू करने वाले गलत लोग आ जाएंगे तो बेहतर से बेहतर संविधान फेल कर जाएगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि संविधान में कुछ त्रुटियां रह भी गई हो, अगर लागू करने वाले बेहतर लोग आ जाते हैं तो संविधान हमेशा बेहतर साबित तो सर साहब एक संक्षिप्त में टिप्पणी और दीजिए, केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज के बंद के केंद्र में, या इसके अलावा और भी कुछ मांगे थी जिनको लेकर यह बंद का आह्वान था? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे विषय रख दिए हैं, लेकिन केंद्र बिंदु ये जो ही रहा है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है पहली बात उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। और ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होमोजीनियस सोसाइटी है। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जज हैं मजबूरी में हमें उन्हें माननीय जज मानना पड़ेगा, विद्वान जज मानना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब भी कोई एडवोकेट अपनी पूरी मीटिंग कर लेता है कि ये कहता है विजडम मिला जी, और विजडम इज नॉट टेस्टेड राइट नाउ, तो विजडम टेस्ट होना चाहिए। एक तो मांग ये है। दूसरा मांग ये है कि सरकार को ये विशेषाधिकार है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं आर्डर पास किया, सुप्रीम कोर्ट में तो आजकल जजमेंट आ भी नहीं रहे हैं। जजमेंट जब आता है तो वहां न्याय होता हुआ दिखता है, आर्डर जो पास होता है कि यूनिलेटरल होता है। तो ये मांग है हमारी पार्लियामेंट से कि इसको नल एंड वाइट करे, इसको रिवर्स करेक्ट करे और रोल आउट करे। और ये होमोजीनियस सोसाइटी में आज भी शेड्यूल कास्ट में आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो ये कहा है कि खासतौर से चमार, जाटो, दोहरे ये जो जातियां हैं इन्होंने बहुत सारे शेड्यूल कास्ट की जातियों का हक पा लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी नहीं पता है कि आज कोई भी व्यक्ति हो शेड्यूल कास्ट में जिन्होंने दलित, दलित, महादलित मान लिया है, वो भी उनके ऊपर भी जब कोई आरोप प्रत्यारोप कोई करता है या कुछ कहता है तो वो एक ही उदाहरण देते हैं, चमार समझे हो क्या। तो इसका मतलब चमार को आज भी सामाजिक तौर पे बहुत ही निकृष्ट दृष्टि से सामाजिक तौर पे देखा जाता है। तो जब तक सामाजिक स्तर पे पूरी तरह से उनको सम्मान न मिल जाए तब तक डिवीजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता, तब तक कोई विभाजन करने का विषय नहीं उठता है। ये कहना है गौतम राणे सागर साहब का। पर हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए हैं, जिन व्यवस्थाओं पर गौतम राणे सागर जी सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान सरकार तो ठीक है, पर कांग्रेस का 55 साल का शासन रहा है, ये सवाल तो उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। और उलझन इस बात की है कि कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस का स्टैंड क्या है, जानने में दिलचस्पी है। सुरेश जी थोड़ा रोशनी देंगे? स्पष्ट है हिमांशु जी, हमारे मुख्यमंत्रियों का अगर कोई व्यक्तिगत वक्तव्य था उसको लेकर के किसी तरीके के भ्रम की स्थिति मेरे ख्याल से नहीं फैलाई जानी चाहिए जी। कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने दे दिया था, सब लोगों ने दे दिया था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए इस फैसले को वापस ले या केंद्र सरकार संसद के जरिए इस फैसले को पलटे।
जी। बहुत साफ सी बात है। तो इसलिए किसी भी तरीके का हमारे मुख्यमंत्री के नाम से हो या सुरेंद्र राजपूत के नाम से हो या हिमांशु द्विवेदी के नाम से हो, मेरे ख्याल से इस तरीके के भ्रम को बिना वजह आप जैसे सम्मानित चैनल में नहीं आना चाहिए। जी। वो बातें अपनी व्यक्तिगत स्तर पर तो अभी इन्होंने गौतम साहब ने भी बड़ी बात कह दी कि साहब की वो कॉलेजियम सिस्टम असंवैधानिक, अगर सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक है तो संवैधानिक क्या है? जी। हम बहुत स्पष्ट रूप से हमारा इनकी इस बात का कड़ा प्रतिवाद है। जी। कड़ा प्रतिवाद है, क्योंकि संविधान के जरिए ही आप भी कहीं जहां पर आप रहे होंगे वहां गौतम जी वहां पर वो भी चुन के आए होंगे या सेलेक्ट होकर के आए होंगे। इसी देश के संविधान ने सब लोगों को वोट का हक दिया है। इसी देश के संविधान ने, हाँ, कोई अगर कुछ एक आधी कमियां है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। जी। लेकिन आप पूरी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था पर अगर इस तरीके का प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, संवैधानिक कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वो जाने। लेकिन मैं इस क्या नाम आपकी इस बात से असहमत हूं और असहमति मेरा हक है। जी। दो तीन चीजें हम बड़ी साफ कहते हैं। यहां पर मसला हमारे लिए आज का जो भारत बंद है उसको हमने पूर्ण रूप से नैतिक समर्थन दिया। सब लोगों को अपनी बात कहने का हक है, भारत के संविधान ने हक दिया है। हम तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से 240 होकर के आए हैं तब से अपने फैसलों पर यू टर्न लेने लग गए। जी। वरना ये आज तक कभी अपने फैसलों पर यू टर्न नहीं लिया। ये आरक्षण के विरोधी लोग हैं। आरक्षण की व्यवस्था कहीं कोई आर्थिक व्यवस्था कभी नहीं थी। आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई थी पूना पैक्ट से, महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के समझौते से। वहां से आरक्षण की व्यवस्था जब शुरू हुई और उसके बाद संविधान में भी आई, नेहरू जी ने भी लागू रखा। और जैसा अभी क्या नाम गौतम जी ने कहा कि जिस जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी बिल्कुल उचित तरीका है। और आरक्षण जब तक सामाजिक भेदभाव क्षण मात्र भी है इन जातियों के साथ में, तब तक आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। और आरक्षण की व्यवस्था को कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता है। हमारा संविधान हमको ये हक देता है, ये आजादी देता है, और कांग्रेस आरक्षण की व्यवस्था के साथ में है। एक बात। दूसरी बात, जो सब कमेटीज बनाने की बात आई, इस पर हमने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसमें एनजीओस भी हमने शामिल किए हैं, जिसमें हमने बड़े दलित चिंतकों को शामिल किया है, जिसमें हमने पूरी कांग्रेस कमेटी के ऐसे नितिन राउत साहब जैसे लोगों को शामिल किया है। एक हम कमेटी वो कर रहे हैं, वो राज्यवार वो अपनी चर्चा करेगी, उसके बाद हम आकर के आपके सामने अपना मत रखेंगे। लेकिन एक मत हमारा बड़ा स्पष्ट है कि आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में कोई भी छेड़छाड़ घातक है और नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हमारी जो सबसे बड़ी चीज है, हम तो आरक्षण को और बढ़ाने के इसलिए, चूंकि जो आप चूंकि विरोध में हैं, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा जी कि साहब कब तक रहेगा आरक्षण, तो हम तो ये चाहते हैं जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, जो उसको संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और उसके लिए जाति जनगणना की बहुत आवश्यकता है। आज की डेट में आप देखिए कि हिंदुओं की क्या नाम गणना हो रही है, मुसलमानों की गणना हो रही है, सिखों की, ईसाइयों की, नल क्या नाम शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, सभी की हो रही, सिर्फ पिछड़ों की जाति जनगणना नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है भाई? ये इस चीज को बात में आना चाहिए। इसमें जब आप हमसे ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस ने पहले नहीं कराई थी, तो हम भारतीय जनता पार्टी वालों से कहते हैं कि हमारे ही काम को खाली नकल करने के लिए आए हो क्या? हमने नहीं कराई थी, हमने अपने क्या नाम हमने 2011 में करा के दे दी थी। हम लोग नहीं उसको लगा पाए, हम लोग उसको नहीं पब्लिक में रख पाए, आपको पब्लिक में रख देनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उनको तो राजनीति करनी है, उनको वोट पिछड़ों से चाहिए, उनको वोट दलितों से चाहिए, लेकिन उनका काम न करना पड़े। अब आप बची खुचा काम जो है, गौतम लहरी साहब जैसे लोग लेटरल एंट्री पर नहीं बोले, मुझे तो आश्चर्य है इस बात का कि लेटरल एंट्री के जरिए अडानी और अंबानी के नौकरों को सरकारी पदों में रखने की जो जगह, और जिससे आरक्षण को खत्म करने की इन्होंने जो संघ ने व्यवस्था की है, केंद्र सरकार ने, संघ का मतलब केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था कर रही थी, उस पर दलित चिंतक साहब को बोलना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था रोस्टर प्रणाली पर कि बांदा जैसे यूनिवर्सिटी में, बांदा यूनिवर्सिटी में 13 पद सिंगल करके इन्होंने दिए, और 13 में से 12 मेरे जाति के यानी ठाकुर जाति के दे दिए और एक भूमिहार दे दिया था। आप बात समझिए। इसी तरीके से जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था को बैकडोर से खत्म किया जा रहा है, उस पर जो है मेरे सुन रहे हैं अभी इतनी सारी कुछ कहानी आपने बता दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने बैठकर जो फैसला दिया, न्याय नहीं है उसमें। ये सम्माननीय गौतम राणे सागर साहब कह रहे थे ऑर्डर है, जजमेंट नहीं है। सुनील राजपूत जी भी इसी से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं,
नहीं, हम बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं केंद्र सरकार की लचर पैरवी का किस हिस्सा है जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो एडवोकेट जनरल थे, जो वकील साहिबान थे, इन लोगों ने पहले जाट आरक्षण में इसी तरीके की बातें करी, इन लोगों ने अन्य आरक्षणों में भी इसी तरीके से बातें करी। जिस केस को ये हरवाना चाहते हैं उस केस को इसी तरीके से बात करते हैं। पिछले 2 साल से 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो पिछड़े वर्ग की और दलित वर्ग की नियुक्ति की बात थी, हाई कोर्ट में भी इन्होंने इसी तरीके की लचर पैरवी करी। ये सरकार जो है वर्तमान की केंद्र सरकार ने केंद्र में जिस तरीके से लचर पैरवी की है उसका ये नतीजा है। लचर पैरवी का नतीजा ये। अच्छा, इन्होंने तो लचर पैरवी की, ये बंद भी आज बहुत सफल नहीं था, बहुत छोटे छोटे इलाकों में इसकी सफलता दिखी। सुरेंद्र राजपूत जी बोले कि इस बंद को हमारा नैतिक समर्थन था। इतने संकोच के साथ समर्थन क्यों दिए जब मुद्दे पर आप इतने मुखर है सुरेंद्र राजपूत जी? यह मुद्दा इतना जरूरी मानते हैं आप, इस मुद्दे के साथ खड़े रहने की बात आप इस कार्यक्रम में कह रहे हैं, तो ये बंद को सक्रिय समर्थन देने में संकोच क्यों किया कांग्रेस ने? बहुजन समाज पार्टी ने तो सक्रिय समर्थन दिया, वो आरजेडी है उसने भी सक्रिय समर्थन दिया, चिराग पासवान तो एनडीए का हिस्सा होते हुए भी स्पष्ट तौर पर इस मुद्दे पर साथ खड़े हो गए। ये आप केवल नैतिक समर्थन तक क्यों रह गए सुरेंद्र राजपूत जी? क्या संकोच आ गया? ये आपके आज आपके अंदर कई चीजें जाग गई हैं। आपको शायद या तो नितिन राउत नहीं दिखाई दे गिरफ्तारी देते हुए, या आपको हमारे क्या नाम वो जो गुजरात के हमारे विधायक हैं वो नहीं दिखाई दे। अब हम क्या करें, हम तो खड़गे जी और राहुल गांधी जी को ही ढूंढते हैं ना सुरेंद्र राजपूत जी। आप हमारे गुनाह को जो है थोड़ा माफ कर दीजिए। क्या करें, हमें आपके बड़े नेताओं के संदर्भ में खास तौर पर ध्यान रहता है। एक मिनट, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि आपकी नजर ही ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के तो जो कोई अगर अच्छा काम करेगा तो उसके आखिरी तक के कार्यकर्ता की आप बात करेंगे, लेकिन हाँ जब कहीं समर्थन की बात आएगी तो हमारे यहां से सिर्फ आप राहुल गांधी जी को ढूंढेंगे और खड़गे साहब को, नितिन राउत को नहीं ढूंढेंगे आप। ये आप में नहीं, ये पूरी मीडिया की कमी है, मैं आपको नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भारत बंद जो है ये बहुत सफल रहा, लेकिन आज पीएमओ से किसी जोशी जी ने कहा कि भैया ये सारे मीडिया चैनलों को, नोएडा वाले मीडिया चैनलों को अति गंभीर रूप से टिप्पणी की थी उनके ऊपर कि ना इसको कोई नहीं दिखाएगा। मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, नोएडा में बैठे होते तो ये भी नहीं कर पाते आप। ये बाकायदा ये संबंध बहुत समर्थन क्या नाम को प्राप्त हुआ है। आज आप देखिए भाई, आपको जो भी नाराजगी रहे, लेकिन देखो बयान आपका था कि हमारा इस बंद को नैतिक समर्थन था और हम आपके सक्रिय समर्थन को खोज रहे थे। बुरा मत मानिएगा, बाद में वापस लौट कर आता हूं तो तक में अपने सक्रिय समर्थन के तर्कों को जुटाइएगा। पर मुझे अभी नीलकंठ टेकाम जी के पास आना है, जिस वर्ग के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं टेकाम जी। स्वयं प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, अभी जननेता के तौर पर भी अपने आप को साबित किए हैं, विधायक हैं। तो टेकाम जी आपसे जानने का है, सुरेंद्र राजपूत जी का खुलकर आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इसलिए आया कि केंद्र में बैठी हुई सरकार कोर्ट में पक्ष ठीक तरीके से रखने में कामयाब नहीं रही, या कामयाब क्या नहीं रही, उसकी मंशा नहीं रही। क्या कहते हैं आप? ऐसा आप लोगों के साथ में क्यों हो रहा है? क्यों आपकी सरकार आरक्षण के मुद्दे पर संदेह भरी दृष्टि से देखी जा रही है? क्यों संविधान के मसले पर भाजपा संदेह के दायरे में खड़ी दिखाई देती है? क्या कहते हैं टेका साहब? कांग्रेस को तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के हमारे जो सरकारी पक्ष रहा, कैसा रहा, उन्होंने किन किन बातों को रखा, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पब्लिक के बीच में आए, बिना कोई देरी किए हुए देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एसटी और एससी के मामले में आरक्षण का जो प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, जो व्यवस्था बनी हुई है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। कैबिनेट में इस पर फैसला लिया गया और पूरे राज्य में मीडिया के माध्यम से अन्य सभी जो भी हमारे पास व्यवस्था बनी उसके हिसाब से लोगों तक की आवाज पहुंच गई। लेकिन जैसा कि मैं आपको अभी मैं हमारे बड़े ही ज्ञानी वक्ता कह रहे थे कि बीजेपी का कोई इसमें बहुत
सकारात्मक योगदान देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस देश के सर्वोच्च शिखर पर आज बैठे माननीय राष्ट्रपति जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूंगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जो जनजाति वर्ग से आते हैं, उड़ीसा में अभी हमने देखा जनजाति वर्ग से आते हैं, और आज की तारीख में पूरे देश भर में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो तो सब ठीक है नीलकंठ टेकाम जी, लेकिन आप मेरे मूल सवाल पर आइए ना। आपकी पार्टी और आपकी सरकार को संदेह भरी निगाहों से क्यों देखा जा रहा है आरक्षण के मसले पर? कहां चूक रहे हैं आप? कहां खामी रह जा रही है? इतना सब कुछ आप कर रहे हैं आपके अनुसार, पर फिर भी बात क्या तैर रही है वातावरण में? ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान बदल देना चाहते हैं। कहां चूक रहे हैं आप? ये सवाल है, इसका कोई उत्तर आपके पास? वातावरण में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई चूक नहीं हो रही है जी। आम जनता भी इन सारी बातों को समझ रही है। इसलिए आप पूरे चैनलों ने जो दिखाया आज पूरे दिन भर का घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ में भी आज दिन भर हम देखते रहे, कहीं पर मिली जुली असर देखने को मिला। कई लोग तो इसलिए भी गए कि उनको इस बहाने कम से कम उसका नाम आ जाएगा, उनका चेहरा मीडिया में आ जाएगा। कई लोग इस वजह से भी पहुंच गए कि अज्ञानतावश पहुंच गए। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे बस्तर क्षेत्र है, हमारे सरगुजा का क्षेत्र है, वहां तो यही चीज भ्रम पैदा हो गया कि जो आरक्षण के अंदर आरक्षण होने वाला है और उनके वो हित में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ टेकअप साहब, एक विपक्षी दलों पर आरोप लगाते थे ये सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रति सद्भावना नहीं रखते। अभी आपकी सरकार ने कह दिया कि हम इस फैसले को लागू नहीं करेंगे। किस फैसले को लागू नहीं करेंगे? जिसको 7 सदस्यीय पीठ ने आदेशित किया है। किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ये आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान क्यों नहीं करना चाहते? आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्या कहते हो आप? ये सुप्रीम कोर्ट के प्रति आपकी ऐसी भावना क्यों है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं और संविधान से बढ़कर के कोई भी नहीं हो सकता है। और संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जरूर है, लेकिन ऐसा कोई निर्णय या ऐसा कोई आदेश जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा, उसको अगर कहीं से इस पर कोई टिप्पणी आती भी है तो सरकारें जो है, केंद्र की सशक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और अभी तक किसी भी राज्य ने भी इस मामले में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं, बीच में कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री को अगर छोड़ दिया जाए तो और भी किसी ने इस पर कोई मतलब इसके कि जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने मिलकर आदेश दिया वो संविधान विरोधी दिया है, संविधान के भावना के विरोध में दिया है। जी जी, रिपीट करेंगे। ये जो आदेश आया है, आपका कहने का आशय यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने जो आदेश दिया है वो संविधान के विरोध में है, संविधान की भावना के विरोध में है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर और कैबिनेट में बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायक, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, IAS अधिकारी रहे नीलकंठ टेकाम जी, संविधान विरोधी आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। श्रवण जी, मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा वैसे समय पर, तो आपसे ही जान लेता हूं क्या कहना है आपका। संविधान विरोधी आदेश देने लगा है सुप्रीम कोर्ट, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? सर, मैं जो जितना समझ पाया आदेश को, मेरी गलती भी हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूं कि समझने में गलती हुई होगी आदेश को, सुप्रीम कोर्ट को। मैं इसको बहुत ही क्रांतिकारी आदेश मानता हूं जी। और फैसला कि एक सुप्रीम कोर्ट 2004 के अपने फैसले को बदल रही है और वो इसलिए बदल रही है कि इसमें जो भावनाएं हैं कि वो एससी कम्युनिटी एक होमोजेनियस ग्रुप है जी, उनका कहना है कि ये होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि जो मेंबर्स हैं एससी एसटी के, वो
नीचे से ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि सिस्टेमिक व्यवस्थागत जो भेदभाव है उसके चलते हैं। ये जो पूरा फैसला है, इसके दो पार्ट हैं जी हिमांशु जी। जी पहला पार्ट तो ये है कि जो इसमें सब कास्ट का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जो कि जरूरी है, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा उसको, जी जो कि 7-6 से इसको बहुमत से किया गया। जी बेला त्रिवेदी ने डिसेंट का नोट दिया है। जी दूसरा एक जो और महत्वपूर्ण है वो 7-4 से है, 4-7 से है, जी और वो ये है कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और उसमें कोटा का जो लाभ क्रीमी लेयर ले रहा है उसको रिमूव करना जरूरी है, जी जिससे कि जो सबसे नीचे का जो आदमी है वंचित वर्ग का, उसको इसका लाभ मिल सके। यह बहुत जबरदस्त, जिसको कहना चाहिए कि एक जो संविधान का उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल 14 में जो भावना व्यक्त की गई है कि विच पर्टेन्स टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, जी तो वो कह रहे हैं कि इसमें सब क्लासिफिकेशन को आज्ञा दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। जी और ये वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं कि जो ऐतिहासिक साक्ष्य है कि SC/ST के सभी लोग जो हैं वो होमोजीनियस क्लास या एक रूप, मतलब एक जैसे नहीं है, मतलब उनमें उनको एक नहीं कहा जा सकता, जी ये उन्होंने कहा है। और पूरी एक चीज कही है कि अगर आप ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रोविजन अगर किया है आपने, तो SC/ST में भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ओबीसी के क्रीमी लेयर को एक्सेप्ट कर लिया है। जी मेरा मानना है कि यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, और चंद्रचूड़ जी के बारे में जो टिप्पणी की गई, बहुत ही, मैं उससे अपने आप को शर्मिंदा मान रहा हूं। मुझे मतलब कि मैं सुन रहा हूं ऐसा कि देश के प्रमुख न्यायाधीश के बारे में एक दलित चिंतक इतनी अपमानजनक टिप्पणी कर सकता है, और जो श्रोता सुन रहे होंगे उनके लिए भी बहुत शर्म से डूब मरने की बात है। दूसरी बात यह है, जो पाखंड है कांग्रेस का और दूसरे दलों का, वो ये है कि आप जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं। जाति जनगणना का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये कि उससे एक्चुअली आइडेंटिफाई होगा कि वंचित कौन है। जी सबसे नीचे का जो क्लास है, जो वंचित है, वो आइडेंटिफाई किया जाए और उसको रिजर्वेशन का फायदा दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में बेसिकली। अब आप एक तरफ तो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब ये कि आप क्रीमी लेयर को बनाए रखना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि जो SC/ST के नाम पर जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वो इसका पूरा फायदा लेते रहें, और जो सबसे गरीब और वंचित आदमी है SC/ST में, उसको इसका फायदा नहीं मिले। तो ये जो अप्रोच है पूरी की पूरी, कि आप जाति जनगणना को तो अप्रूव करते हैं, पर सब क्लासिफिकेशन को या सब क्लास को या SC में ST में सबसे नीचे के जो लोग हैं, जिनको मतलब आप क्रीमी लेयर को हटाएं, जी उसमें से जो सुप्रीम कोर्ट की भावना है कि उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर टोटल सीटें सीमित हैं
और उसमें अगर एक होमोजीनियस ग्रुप मान के आप टॉप के कुछ जो लोग हैं, कुछ वर्ग हैं, उसको पूरा फायदा मिल जाएगा, तो फिर रिजर्वेशन का पूरा जो लाभ है वो नागरिकों को मिलेगा नहीं, और जो आदमी सबसे नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है वो वहीं खड़ा रहेगा, जो मैं समझा हूं। मतलब तो श्रवण जी, आपने इतनी सारी चीज को समझा, तो एक बात और समझाइए। केंद्र में मौजूद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित करने से इंकार कर दिया है। एक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की 272 सीटों के संदर्भ में जो दूरी रह गई, उसके चलते यह फैसला है, या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार जन भावना के दबाव में आकर एक सही फैसले को क्रियान्वित करने से हाथ उठा गई, ऐसा आपका मानना है? प्रधानमंत्री इसको मना नहीं कर सकते जब तक कि उसको पार्लियामेंट में, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के और फैसलों को बदला है जी, ऑर्डिनेंस के जरिए, जो इनकी मांग है आंदोलनकारियों की, वो बेसिक मांग ही ये है जी कि आप इसको खारिज करवाइए और नया रिजर्वेशन लॉ लाइए और उसको लीगल प्रोटेक्शन दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में उसको शामिल कीजिए। जी, ये है पूरा जी। अब मैं ये पूछता हूं कि बिहार में चिराग पासवान तो समर्थन करते हैं जो जी। बंद हुआ आज उसका, आपने देखा नहीं होगा कि जेडीयू के लोग समर्थन कर रहे हैं। जी, नीतीश कुमार जो हैं वो जाति जनगणना के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। जी। तो ये जो पूरी की पूरा पाखंड है, मतलब जिसमें कांग्रेस का भी पाखंड है कि कांग्रेस कह रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और ये जाति जनगणना की तरफ एक बड़ा कदम है, मतलब मैं पूरा नहीं है, ये जिसको कहते हैं हाफ वे थ्रू जी, कि वो कह रहे हैं कि आप इसमें सब कास्ट को तो शामिल कीजिए पहले, जी। तो आप कह रहे हैं कि उसको इंटैक्ट रखिए, जैसा 2004 का फैसला था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो कुल मिला के कांग्रेस के पाखंड पर सवाल है श्रवण जी का। सुरेंद्र राजपूत जी इंकार कर रहे थे, सुरेंद्र राजपूत जी का हस्तक्षेप लेते हैं और फिर गौतम राणे सागर जी के पास चलते हैं। जी सुरेंद्र जी, क्या ऐतराज है आपको श्रवण जी की टिप्पणी पर? श्रवण जी की टिप्पणी पर देखिए, श्रवण जी हमारे वरिष्ठ हैं और श्रवण जी की टिप्पणी पे हमें कोई बहुत ज्यादा ऐतराज नहीं होते, लेकिन श्रवण जी को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था, जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा था जितनी भी जातियां और उपजातियां हैं उनकी प्रदेश में अलग अलग तरीके की सामाजिक संरचना है, उसको लेकर के हम कंसल्टेटिव कमेटी बनाएंगे, उसके बाद हम इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। हमने कहीं उसका विरोध नहीं किया, ना उसका समर्थन किया है। अगर हम उसको लिख पढ़ करके समझ करके अगर उसका समर्थन करना चाहते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता श्रवण जी जैसे अति गंभीर। जी, आप तो खुद ही कंफ्यूज कर दे रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हो, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कहा कि आप तुरंत लागू कर दीजिए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है कि आप जो सब कोटा बनाएंगे उसे पूरे डाटा के साथ में बनाएंगे, आपके पास प्रमाणित डाटा होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है। तो आप पहले स्पष्ट करो भाई, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हो या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो? श्रवण जी की ऐतराज इस बात में है कि आप जाति आधारित जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं कि समाज में वस्तुतः वंचित तबका कौन सा है उसकी पहचान होनी चाहिए और उसके उत्थान के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। अब सुरेंद्र जी अपनी बात कहें। मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि ओबीसी आरक्षण, उसकी जाति जनगणना और शेड्यूल कास्ट का आरक्षण कतई किसी भी रूप में एक नए पैसे के लिए 1 से 1 लाख तक वो आर्थिक नहीं है, वो सामाजिक भेदभाव की वजह से है। और सामाजिक भेदभाव में जब बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ नौकरियों का आरक्षण नहीं आता है, शिक्षा का भी आरक्षण आता है, सामाजिक स्तर का भी आरक्षण आता है, संसाधनों का भी आरक्षण आता है। तो उसमें क्रीमी लेयर नहीं हो सकती, सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है। पर क्या गौतम राणे सागर जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं?
जो आरक्षण का लाभ लेकर आईएएस, आईपीएस या उच्च अधिकारी हो चुका है इन वर्गों का, उसके बच्चे में और बस्तर के सुदूर आदिवासी अंचल में रह रहे बच्चे की परिस्थितियों में समानता है क्या? दोनों को एक ही परिस्थिति का लाभ मिलना चाहिए। राणे साहब, क्या कहते हैं आप? एक घर पे स्वीपर का काम करने वाले का बच्चा और एक मंत्रालय में अफसर का बच्चा, दोनों एक ही वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, एक आरक्षण का लाभ लेकर उस सामाजिक तौर पर हैसियत ले चुका है, सहूलियत ले चुका है। दोनों बच्चे समान किस्म के आरक्षण के आधार पर ही अपना जीवन संवार लेंगे। क्या इसमें फर्क लाने की जरूरत नहीं है 70 साल बाद? देखिए सबसे पहले प्रश्न जो आए हैं उस पे ये कहेंगे कि हमारे बड़े काबिल दोस्त हैं और सीधे सीधे अगर वो नस्लवादी संस्कृति की रक्षा नहीं करना चाह रहे हैं तो आज इसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो आपने आयोजित किया वो बता दें कि कॉलेजियम जो सिस्टम है वो संविधान के किस आर्टिकल में है, जरा बता दें हमें। अगर संविधान के किसी आर्टिकल में उसको दर्शाया नहीं गया है तो जाहिर सी बात है असंवैधानिक ही हो सकता है। दूसरा, हमारे साथी ये कह रहे थे कि हमें जो है लेटरल एंट्री हो रही उस पे विरोध हमने नहीं दर्ज कराया। लेटरल एंट्री पे बहुत पहले से विरोध दर्ज कराया और लेटरल एंट्री आज की कोई प्रक्रिया नहीं है। 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चेयरमैनशिप में लेटरल एंट्री की प्रोविजन बनाए गए थे। बाद में वो प्रधानमंत्री भी हो गए। मनमोहन सिंह लेटरल एंट्री के देन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया लेटरल एंट्री के देन थे, नंदन नीलकेनी लेटरल एंट्री के देन थे। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, ये जरूर है कुछ समय एक दो पदों पे लाते थे तो ज्यादा ये हो हल्ला नहीं होता था। लास्ट में आपने ये प्रश्न किया कि जो लोग आईएएस और आईपीएस बन चुके हैं शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन लेकर के, क्या उनको और जो ग्रामीण अंचल में सुदूर स्तर में अंचल में रहता है दोनों को एक कैटेगरी में खड़ा किया जा सकता है? तो हाँ, इस पर जरूर हम थोड़ा सा डिवीजन चाहेंगे और वो डिवीजन ये है कि तो सामाजिक स्तर पे उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है लेकिन शैक्षणिक स्तर पे वो मजबूत हुआ है। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता जब भी हम समझते कि न्याय के दायरे में ही रह करके अपने आर्डर पास कर रहा है, वो कहता कि तो एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हो, सामाजिक स्तर पे भले ही पिछड़े हो, सामाजिक स्तर पे भले उनसे विभेद होता हो, लेकिन शैक्षणिक स्तर पे उनके बच्चे और जनरल के बच्चे भी एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं। वो सारी व्यवस्था हो रही है कि इनको हो सकता है कि अगर इनको जो है एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए लेकिन शैक्षणिक स्तर पर इनको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए रिजर्वेशन पे, तो जाहिर सी बात है आज हम उनके समर्थन में खड़े हो। तो ये अगर किस तरह की प्रक्रिया चली होती। और दूसरा, हमारे साथी कह रहे थे कि ये शेड्यूल कास्ट होमोजेनियस सोसाइटी है और ये जो 1932 में 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ था उसके मुआवजे में दिया गया ये व्यवस्था जिसपे सेपरेट एलोकेट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को रिवार्ड हुआ था, उसका जो कंप्रोमाइज किया गया था उसका एक मुआवजा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जॉब में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। आपको लगता है तो सबसे पहले पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करके देखिए, उसके लिए 10 साल के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी उसके लिए की गई थी। तो ये जबरदस्ती ये वाच प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। और आप कह रहे हैं तो मुझे सबसे पहले हम आपके माध्यम से पूरे अपने पैनलिस्ट से जानना चाहेंगे कि हमें ये बता दें कि संविधान के किस आर्टिकल में कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था है। तो कुल मिला के गौतम राणे साहब तो सबसे पहले उन जजों को ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं जिन्होंने ये आदेश दिया कि भाई वो किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस पद पर पहुंचते हैं। श्रवण जी, इस पर कोई मदद कर सकते हैं गौतम राणे सागर जी की? वो आपसे बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकता था वो। इसके लिए तो इनको सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाना चाहिए कि ये जो चंद्रचूड़ है बहुत ही अयोग्य आदमी है, ये कैसे इस कुर्सी पे बैठ गया। और ये कॉलेजियम को लेकर तो पूरी बहस ही चल रही है, पूरी बीजेपी सरकार ही कॉलेजियम के खिलाफ है। तो ये जो दलित चिंतक हैं हमारे साथी, ये बीजेपी की ही बात कर रहे हैं जी, जो कह रही है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करो और जजों की नियुक्ति का अधिकार सरकार को दे दो जी। सरकार को दे दो मतलब एक कमीशन बनेगा
जुडिशियल कमीशन, जी। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो अपॉइंट करेगा और वो कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो सरकार अपॉइंट करेगी। मतलब सरकार चाहती यही है कि जजों की नियुक्ति सरकार करे। तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं। मैं केवल एक चीज कह रहा हूं हिमांशु जी जी कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हम लागू नहीं करेंगे, ये उनको 1000 बार लागू करना पड़ेगा। राज्यों को इस पर लागू करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान के अंतर्गत संसद में नहीं बदला जाता है, जैसे शाहबानू का फैसला था या SC ST को लेकर जो गिरफ्तारी संबंधी मसला था, हाँ, वो जो फैसले थे, तब तक ये फैसला लिखा हुआ है और इसको बदला नहीं जा सकता। पर एक बार बताइए श्रवण जी, अब आपको कोई संदेह है कि यह फैसला संसद में बदल नहीं पाएगा? कमोबेश अधिकांश राजनीतिक दल बदलती हवा के साथ इस फैसले के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और सम्माननीय सुरेंद्र राजपूत जी बोल ही रहे हैं कि हमारा नैतिक समर्थन है इस बंद को। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी कह ही दिए कि हम इस फैसले को क्रियान्वित नहीं करेंगे। तो क्या माने, सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला संसद में बदलने की तैयारी हो चुकी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बदल पाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, इसमें जो डर है हिमांशु जी, वो ये है कि ये दलित नेताओं को ये लग रहा है जी, जो इन्होंने कहा भी है कि पूरा दलित समाज बट जाएगा आपस में जी। मतलब इनको जो खतरा है वो ये है कि जो सबसे नीचे का आदमी है अब वो नेता बन जाएगा जी। तो उसमें दिक्कत ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर है दलितों का या पिछड़े वर्गों का, वो चैलेंज कर दिया जाएगा। तो श्रवण जी ये बता रहे हैं कि यह फैसला दरअसल मोनोपोली को खत्म करने वाला है। जो कुछ लोग इस वंचित वर्ग के अंतर्गत उच्च स्थानों पर पहुंच गए हैं, उस जगहों पर अब नए लोगों के आने की संभावना इस फैसले से बन रही है, इसलिए इस फैसले को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या कहते हैं नीलकंठ टेकाम जी? जो सुदूर बस्तर के ग्रामीण अंचलों में रहने वाला बच्चा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके लिए नई राह सुझाने वाला है। आप उस फैसले का विरोध करेंगे या उस फैसले के क्रियान्वयन के लिए कोशिश करेंगे? पहली बात तो ये है कि एक तो सामाजिक और आर्थिक जो सर्वे किए जाते हैं जी, वो इस देश में योजना तैयार करने का एक बहुत बड़ा आधार होता है जी, जो सारे राज्यों को इस समय मान्य भी है और उसके अनुसार ही उस राज्य का और बल्कि देश का एक तस्वीर जो है बनाया जाता है कि हमको आने वाले दिनों में इन मामलों में किस तरह से काम करना है जी, जहां तक के आपने बस्तर की बात कहा है जी, तो बस्तर के मामले में भी ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण किया जाए, क्योंकि अरे एक बात बताओ टेकाम जी, आपका बच्चा और कोंटा के इलाके में पढ़ रहा बच्चा दोनों समान स्थितियों में कैसे जीवन बसर कर रहे हैं? आप एक बड़े अधिकारी रहे, सुख सुविधाएं आपके हिस्से में आ गई, आरक्षण का लाभ आपको मिला, पर वहां पर जिसने स्कूल भी ठीक से देखना नसीब नहीं होता, उसका बच्चा कैसे मुकाबला करेगा? आपको नहीं लगता है कि वक्त के साथ में बदलाव जरूरी है? बहुत लंबे समय से देख रहे हैं प्रधानमंत्री जनमन योजना और जो अति पिछड़ी जनजाति जो समूह हैं उनके लिए शासकीय सेवाओं में भर्ती का नियम, स्थानीय भर्ती का प्रावधान, ये सब के सब जो है हमारे व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अगर इनको सही तरीके से हम अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें की तो अगर ये स्थानीय भर्ती की व्यवस्था है, यहाँ पर अति पिछड़ी जनजातियों को सीधा सीधा जो है क्लास 3 और क्लास 4 में शासकीय सेवा में लाने की व्यवस्था है, प्रयास जैसे शैक्षणिक संस्थाओं की व्यवस्था है, यूपीएससी के लिए निःशुल्क जो है कोचिंग की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं अगर नियम से और पूरे सावधानी से लागू होते हैं
तो हिमांशु जी, मुझे नहीं लगता है कि लोगों के बीच में एक मतलब विखंडन करने की स्थिति बने। एक विखंडन की जरूरत है, इससे इंकार कर रहे हैं नीलकंठ टेकम जी। तो अगर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो सबसे मौजूद सवाल यह है कि जो आरक्षण की व्यवस्था 1951 से देश में चली आ रही है और आज 2024 है, कुल जमा 73 साल बाद भी यह वंचित वर्ग आवाज उठा रहा है कि अभी भी समाज में वो स्थान वंचित वर्ग को नहीं मिला है, अभी भी वो मुख्य धारा में नहीं ला पाए। तय कि इस आरक्षण के चलते हम उस उद्देश्य की प्राप्ति 73 साल में नहीं कर पाए जिसके तहत सामाजिक भेदभाव से इस वर्ग को उबरना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे में बदलाव के संदर्भ में संभावनाएं सुझा रहा है और इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि जो वर्ग इस आरक्षण का लाभ लेकर सामाजिक रूप से हैसियत ले चुका है उसको अलग करके बाकी लोगों के लिए आरक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो इसको लेकर इतना भय क्यों है? दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसके संदर्भ में है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लगातार दबाव के चलते बदलने की परिपाटी होगी तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने लायक रह जाएगा? और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में आखिर इस देश को मुक्ति कब मिलेगी? कब एक ऐसी व्यवस्था के तहत हम संतुष्ट हो पाएंगे कि जो जजेस हैं वो जजेस एक साफ सुथरी प्रक्रिया के तहत ही इन जगहों पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए आने वाले समय में हमें इनका उत्तर क्या मिलता है, पर इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर देश को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस चौराहे से क्या हम सही दिशा में जा पाएंगे, सवाल है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्वलंत मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए